हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं डेली डोज ऑफ पॉलिटी। ठीक है दोस्तों, तो अब विदाउट एनी फर्दर डू स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सबसे पहली स्टेटमेंट है, ये स्पीकर ऑफ लोकसभा से रिलेटेड है। पहली स्टेटमेंट है, ही कैन नेवर वोट इन फर्स्ट इंस्टेंस, मतलब कि कभी भी वो वोट नहीं कर सकते। दूसरा है कि व्हेन अ रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द स्पीकर इज़ अंडर कंसिडरेशन ऑफ द हाउस, ही कैन वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, मतलब कि जब उनको रिमूवल के लिए अगर रेजोल्यूशन डाला हुआ है तो वो वोट कर सकते हैं। ठीक है जी। तीसरी स्टेटमेंट है, व्हेन द हाउस इज़ डिवाइडेड इक्वली ऑन एनी क्वेश्चन, स्पीकर इज़ एंटाइटल्ड टू अ कास्टिंग वोट, द पर्पस ऑफ विच इज़ टू रिजॉल्व अ डेडलॉक, मतलब कि अगर आपका हाउस जो है वो डिवाइड हो जाता है किसी पर्टिकुलर चीज़ में इक्वली, तो स्पीकर को वोट करने का अधिकार है। ठीक है, अब इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज़ आर करेक्ट? 1 ओनली, 2 and 3 ओनली, 3 ओनली, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब क्या है? बी, 2 and 3 ओनली। ठीक है जी, ये ठीक है, ये ठीक है, ये गलत है। ठीक है जी। चलिए अब इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि क्या है। अब सबसे पहली एक्सप्लेनेशन है कि स्पीकर डज नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, कि स्पीकर वोट नहीं करते हैं। ठीक है जी, बट ही कैन एक्सरसाइज अ कास्टिंग वोट इन द केस ऑफ टाई, मतलब कि जब आपका डेडलॉक आता है या टाई हो जाती है, 50 इन्होंने करा 50 इन्होंने करा, तो स्पीकर का रोल आ जाता है कि स्पीकर जो बैठे हैं वो डिसाइड करेंगे, उनका वोट मैटर करेगा। पहले इंस्टेंस पे तो उनका वोट होता ही नहीं है, लेकिन अगर इन केस ऑफ टाई हो जाए तो ही कैन एक्सरसाइज अ कास्टिंग वोट। ठीक है जी। व्हेन द हाउस इज डिवाइडेड इक्वली ऑन एनी क्वेश्चन, द स्पीकर इज एंटाइटल्ड टू वोट। ठीक है, सच वोट इज कॉल्ड कास्टिंग वोट। ठीक है, ऐसे वोट को क्या कहते हैं? हम कास्टिंग वोट कहते हैं, और इसका पर्पस क्या होता है? डेडलॉक को ख़त्म करना। ठीक है जी, तो स्पीकर का ये रोल आ गया। अब क्या है कि व्हेन अ रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ स्पीकर इज अंडर कंसिडरेशन ऑफ द हाउस, ही कैन नॉट प्रिसाइड एट द सिटिंग ऑफ द हाउस। ठीक है जी, जैसे फॉर एग्जांपल आपके स्पीकर को हमने हटाना है, लोकसभा के स्पीकर को हटाना है। ठीक है जी, तो उनका जो आपकी प्रोसेस होगा पूरा, उसमें ही कैन नॉट प्रिसाइड, ही कैन नॉट प्रिसाइड एट द सिटिंग ऑफ द हाउस। ठीक है जी, मतलब कि सिटिंग ऑफ द हाउस का मतलब हुआ कि जो भी कार्यवाही है उस पर लोकसभा के स्पीकर विल नॉट प्रिसाइड ओवर, लेकिन वो प्रेजेंट ज़रूर रह सकते हैं। ठीक है जी। ही कैन स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स एट सच अ टाइम एंड वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, दो नॉट इन द केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट्स। ठीक है जी, तो मतलब क्या है कि वो बोल सकते हैं, ठीक है, उनका अधिकार है, वो बोल सकते हैं हाउस में, और वो पार्ट भी ले सकते हैं प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस में, और वोट भी कर सकते हैं। लेकिन जब इक्वालिटी ऑफ वोट आ जाएगा, कभी अगर डेडलॉक टाइप आएगा, तो स्पीकर उस टाइम पे नहीं पार्ट लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, द क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट आर मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950। तो इसमें से कुछ कोड दिए हुए हैं, तो करेक्ट कोड कौन कौन से हैं? 1 and 2 ओनली, 1 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली, ऑल ऑफ द अबव। तो आप वीडियो पॉज भी कर सकते हैं अगर आपको जवाब देना है। तो इसका सही जवाब क्या है? 1 and 2 ओनली। ठीक है जी, ये इसका जो प्रावधान है क्वालिफिकेशन का, वो कहाँ दिया हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में दिया है। अब इसको थोड़ा सा जानते हैं हम। ठीक है जी, क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट में क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ क्वालिफिकेशन लिखी हुई है कि कौन कौन जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकता है। सबसे पहला तो है कि वो सिटीज़न ऑफ इंडिया होने चाहिए, ये तो बहुत ही ऑब्वियस है। ठीक है जी, और उसके बाद क्या है? ही मस्ट मेक एंड सब्सक्राइब टू एन ओथ। ठीक है जी,
और अफर्मेशन बिफोर द पर्सन ऑथराइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन, मतलब कि उनको संविधान की शपथ लेने पड़ेगी, और वो शपथ किसके सामने लेने पड़ेगी? एक ऐसा इंसान जो कि इलेक्शन कमीशन ने ऑथराइज़ किया हुआ है फॉर दिस पर्पस। कौन सा पर्पस? ओथ या अफर्मेशन लेने के लिए, ठीक है जी। और वो ओथ और अफर्मेशन में क्या लेते हैं, किस चीज़ की कसम खाते हैं, वो जानना ज़रूरी है। कई बार आपसे दे देते हैं, वो स्टेटमेंट ही दे देते हैं कि क्या क्या है। तो इस पहली स्टेटमेंट है टू बेयर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब कि वो अपना पूरा का पूरा फेथ और एलिजेंस रखेंगे, किसके लिए? संविधान के प्रति, ठीक है जी। टू अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया, ठीक है जी। तो ये कहाँ से निकल के आया है? प्रेम्बल से। इसीलिए प्रेम्बल जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मानी जाती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है जी। अब तीसरा क्या है? तीसरा जो है हमारी क्वालिफिकेशन का, ही मस्ट नॉट लेस देन 30 ईयर्स, मतलब 30 साल से कम उम्र में नहीं होने चाहिए। कौन से के लिए? राज्यसभा के लिए। राज्यसभा के लिए 30 साल से छोटे नहीं होने चाहिए। एंड नॉट लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज इन केस ऑफ लोकसभा, ठीक है जी। मतलब 30 इन केस ऑफ राज्यसभा, 25 इन केस ऑफ लोकसभा। और ये देखिए दोस्तों, इसमें चाहे आप इलेक्टेड हों या फिर आप नॉमिनेटेड हो, ये क्वालिफिकेशन फुलफिल करना ज़रूरी है, ठीक है जी। अब अगला क्या है? ही मस्ट पोसेस अदर क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय पार्लियामेंट, ठीक है जी। पार्लियामेंट ने कुछ क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब करी हुई हैं, उनके बारे में जानते हैं, ठीक है जी। अब वो कहाँ पे दी हुई हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में। तो उसमें क्या दिया है? सबसे पहले दिया है ही मस्ट बी रजिस्टर्ड एज एन इलेक्टर फॉर द पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी, मतलब कि वो एक वोटर जो है वो रजिस्टर होने चाहिए, ठीक है जी। इलेक्टर मतलब वोटर, ठीक है जी। ये किसके केस में है? राज्यसभा के भी केस में है और लोकसभा के केस में है कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में एटलीस्ट वोटर तो होने ही चाहिए, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूंसी में आ गए तो इसके साथ एक कैच है, मतलब कि क्या उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ सकते हैं? तो अब उसमें क्या है कि 2003 में क्या हुआ था कि द रिक्वायरमेंट दैट अ कैंडिडेट कंटेस्टिंग एन इलेक्शन टू राज्यसभा फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्टेट शुड बी एन इलेक्टर इन दैट पर्टिकुलर स्टेट वाज डिस्पेंस्ड इन 2003, ठीक है दोस्तों। इसीलिए आप देखेंगे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो हैं वो असम से उन्होंने अपना जो है वो लड़े थे, ठीक है जी, मतलब नॉमिनेट हुए थे। और अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे तो अभी थोड़े दिन, अब कल की ही शायद न्यूज़पेपर थी कि गुलाम नबी आज़ाद जी जो हैं, ठीक है जी, जो कि रिटायर हो गए, अभी इसी साल रिटायर हुए। कहाँ से? राज्यसभा से। तो बताइए, क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो रिटायरमेंट कितने टाइम बाद होती है, मतलब कि उनकी रिटायरमेंट कितने टाइम बाद होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया। तो अब हम बात कर रहे थे कि गुलाम नबी आज़ाद जी जो हैं वो तमिलनाडु से राज्यसभा का पर्चा भरेंगे। तो ये 2003 में निकल के आया था कि किसी भी पर्टिकुलर स्टेट से वो अपना पर्चा भर सकते हैं, ठीक है जी। अब देखिए, मोदी जी पहले कहाँ थे? हमारे गुजरात में थे, लेकिन अब वो कहाँ आ गए? वाराणसी में आ गए, ठीक है जी। गुजरात में थे, फिर वाराणसी में आ गए। 2006 में यही जो जजमेंट आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहेल्ड किया था कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के साथ, ठीक है दोस्तों। दूसरा है ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब इन एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी इफ़ ही वांट्स टू कंटेस्ट अ सीट रिजर्व्ड फ्रॉम देम, ठीक है जी। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई कॉन्स्टिट्यूशनल सीट है, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि चंडीगढ़ एग्जांपल, वैसे ज़रूरी नहीं है कि ये रिजर्व्ड है, सपोज़ ये यूटी है और इसको हम एससी के लिए रिज़र्व कर दी। किसने कर दी? इलेक्शन कमीशन ने, ठीक है जी। वैसे तो डिलिमिटेशन कमीशन करता है, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन ओनली, ठीक है।
उन्होंने रिजर्व कर दी। अब सपोज़ इस पर्टिकुलर यूटी में मुझे इलेक्शन लड़ना है तो मुझे एक एससी कैंडिडेट होना ज़रूरी हो जाएगा, ठीक है जी। अ नॉर्मल पर्सन कैन नॉट fight an election from a reserved seat. He either has to be a scheduled caste और ST, जो भी वो रिजर्व्ड सीट होगी। लेकिन इसमें क्या है कि मेंबर ऑफ SC और ST कम्युनिटी के जो हैं वो किसी भी सीट से लड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यूटी की जो सीट है वो नॉन रिजर्व्ड है तो he or she can fight an election from this non reserved as well डिस्पाइट बीइंग SC और ST कैंडिडेट, ठीक है जी। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। पहली स्टेटमेंट है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वो प्री इंडिपेंडेंस इरा से थी, ब्रिटिश इरा के टाइम पे थी, ठीक है जी। और जो PAC है वो लार्जेस्ट है ऑफ द 3 फाइनेंशियल कमिटीज़ ऑफ द पार्लियामेंट। तीसरी जो है वो है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस फाइनेंस मिनिस्टर वाज द चेयरमैन ऑफ कंट्रीज फर्स्ट PAC। तो इसके करेक्ट ऑप्शन कौन कौन से हैं, ओनली 1 एंड 2 ओनली, 1 एंड 3 ओनली, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है C, 1 एंड 3 ओनली, ठीक है जी। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये गलत है, ठीक है। अब इस पे थोड़ा सा जानते हैं। अब क्या है कि इंडिया में द ऑडिटर इनिशियली सबमिटेड हिज रिपोर्ट्स टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया एंड नॉट द इंडियन लेजिस्लेचर। ये आ गई हमारी प्री इंडिपेंडेंस से पहले, ठीक है जी। ये ऐसा होता था। फिर क्या हुआ कि जब आपके 1919 में रिफॉर्म्स आए, ठीक है जी, तो इट वाज कंसीडर्ड कि जो आम है द लेजिस्लेचर विद द सेम्बलेंस ऑफ एक्सपेंडिचर कंट्रोल उस पे दिया जाएगा, ठीक है जी। मतलब कि लेजिस्लेचर में आ गया। फिर इवेंचुअली जो है, ठीक है जी, अब क्या हुआ, इवेंचुअली दिस लेड टू फॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी इन 1923, ठीक है जी। मतलब कि प्री इंडिपेंडेंस से पहले 1923 में PAC आ गया था। पोस्ट 1950 जब हमारा देश गणतंत्र राज्य बन गया तो फाइनेंस मिनिस्टर को जो है वो चेयरमैन बनाया, ठीक है जी, 1950 तक, किसका, PAC का। अब क्या हुआ कि 1950 में द कंट्री बिकेम रिपब्लिक, ये अभी हमने बात कर ली थी। अब जो कमेटी है इट बिकेम अ पार्लियामेंट्री कमेटी फंक्शनिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है जी। स्पीकर ऑफ लोकसभा के कंट्रोल में आ गई और जो कि हमारे एक नॉन ऑफिशियल चेयरपर्सन बनाए गए। और 1950 से लेके 1967 तक जो चेयरपर्सन जो थे वो कौन से होते थे, रूलिंग पार्टी के होते थे। ये कब चेंज हुआ, 1967 में द चेयरपर्सन ऑफ कमेटी इज़ सिलेक्टेड फ्रॉम द ऑपोजिशन। ये 1967 से ये आ गया। अब PAC जो है वो बिगेस्ट फाइनेंशियल कमेटी नहीं है। तो अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए हमारे ये जो 3 कमिटीज़ थी उनका नाम बताइए और बिगेस्ट फाइनेंशियल कमेटी कौन सी है, ठीक है जी। अब PAC में क्या है, इसमें नॉट मोर देन 22 मेंबर्स होते हैं, ठीक है जी। 15 जो हैं वो इलेक्टेड फ्रॉम लोकसभा हुए, लोअर हाउस, और 7 मेंबर्स जो हैं वो राज्यसभा से हैं, ठीक है जी, अपर हाउस। 15 + 7 22, ठीक है। और मेंबर्स जो हैं दे आर इलेक्टेड एवरी ईयर फ्रॉम इट्स मेंबर ऑफ रिस्पेक्टिव हाउसेज अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो ये इसका प्रोसेस रहता है, ठीक है दोस्तों। और जो चेयरपर्सन है वो है, कौन अपॉइंट करता है, लोकसभा स्पीकर। PAC के जो चेयरपर्सन हैं वो कौन अपॉइंट करते हैं, हमारे लोकसभा के स्पीकर। तो अभी बताइए हमारे PAC के चेयरपर्सन कौन है कमेंट सेक्शन में, ठीक है जी। और द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द मेंबर इज 1 ईयर, ठीक है, 1 साल का है। चलिए चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द मोशन ऑफ थैंक्स।
सबसे पहले है इट इज़ एन एड्रेस प्रेसिडेंट मेक्स टू अ जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट एट द स्टार्ट ऑफ बजट सेशन, मतलब कि एक ऐसा एड्रेस है जो महामहिम देते हैं जॉइंट सिटिंग में, बजट के बिल्कुल स्टार्टिंग में। दूसरा है अमेंडमेंट्स कैन बी मूव्ड टू द मोशन ऑफ थैंक्स इन सच फॉर्म एज मे बी कंसिडर्ड एप्रोप्रिएट बाय द स्पीकर्स, मतलब कि अमेंडमेंट्स जो हैं वो मोशन ऑफ थैंक्स में इस तरीके से किए जा सकते हैं, मतलब कि उसको मोशन ऑफ थैंक्स में डाल सकते हैं जिसमें स्पीकर को लगे कि ठीक है। तो इसके ऑप्शंस कौन कौन से हैं? ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 नॉर 2। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है बी, ओनली 2। ये ठीक है, ये गलत है। अब इसके बारे में जानते हैं, ठीक है जी। अब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, ही मेक्स एन एड्रेस टू जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, कब? स्टार्ट ऑफ द बजट सेशन विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय गवर्नमेंट एंड लिस्ट इट्स अचीवमेंट, ठीक है जी। मतलब कि गवर्नमेंट ने क्या क्या करा है उसके बारे में बात करते हैं। इट इज़ एसेंशियली अ स्टेटमेंट ऑफ द लेजिस्लेटिव एंड पॉलिसी अचीवमेंट, मतलब कि आपने क्या क्या एक्ट्स बनाए या फिर कौन सी पॉलिसी ने क्या क्या अच्छी चीज़ें करी हैं उसके बारे में, अचीवमेंट्स के बारे में करते हैं। कौन सी? प्रीसीडिंग ईयर, मतलब जो पिछले साल में हुआ था, और एक ब्रॉड इंडिकेशन देते हैं कि अगले साल तक क्या होने वाला है, एजेंडा क्लियर करते हैं, ठीक है जी। एड्रेस के बाद क्या होता है? मोशन ऑफ थैंक्स होता है। हर वो मोशन ऑफ थैंक्स जो है हर हाउस में होता है, बाय रूलिंग पार्टी के एमपी करते हैं थैंक्स, ठीक है जी। और इस सेशन में क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो डिस्कस करते हैं मोशन ऑफ थैंक्स और उसमें सजेस्ट भी करते हैं कि ये अमेंडमेंट होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इट इज़ नॉट द प्रेजिडेंट बाय द एमपीज हुज हु मूव द मोशन ऑफ थैंक्स, ठीक है जी। Notices of amendment to motion of thanks on president address can be tabled after the president has delivered his address, मतलब कि president जब अपना एड्रेस दे देंगे उसके बाद जो notice of amendment होता है तभी दिया जाता है, ठीक है जी। amendment का मतलब क्या हुआ? उनका रेफ़र होता है कि मैटर्स कंटेंड इन द एड्रेस, मतलब कि जो आपके प्रेसिडेंट साहब ने एड्रेस दिया है उन मैटर्स के बारे में, और साथ में वो मैटर्स जो कि मेंबर को लगता है कि एड्रेस में फेल किया है मेंशन करने से, मतलब कि प्रेसिडेंट ने शायद बोलना कर दिया हो। और अमेंडमेंट जो है वो मोशन ऑफ थैंक्स में इस तरीके से करना चाहिए कि जो आपके स्पीकर हैं वो समझते हैं कि हाँ ठीक है आप कर लीजिए, ठीक है जी। अब द ओनली लिमिटेशन दैट मेंबर्स कैन नॉट रेफर टू मैटर इज़ विच इज़ नॉट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब कि आप इस तरीके के वो अमेंडमेंट्स नहीं डाल सकते हैं जो कि डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं आती है, या फिर द नेम ऑफ प्रेसिडेंट कैन नॉट बी ब्रॉट इन ड्यूरिंग द डिबेट सिंस द गवर्नमेंट एंड नॉट द प्रेसिडेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंटेंट ऑफ द एड्रेस, मतलब कि आपके जो गवर्नमेंट है एंड द प्रेसिडेंट है वो इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एड्रेस, ठीक है जी। अब प्रेसिडेंट के एड्रेस और मोशन जो हैं वो कौन कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं? ये आर्टिकल 86(1) और 87(1) में आते हैं। और कौन से रूल्स? रूल 16 to 24 में रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस लोकसभा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आते हैं 5वें क्वेश्चन पे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया बाय इलेक्टोरल कॉलेज, पीपल ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, पार्लियामेंट। तो इसका सही जवाब क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है जी। अब क्या है कि इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया ने फर्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कब कराया था? मई 2, 1952। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार स्टेटमेंट डाल देते हैं, ठीक है जी। राजेंद्र प्रसाद जी ने 50744 वोट्स लिए थे, किसके अगेंस्ट? KT शाह के अगेंस्ट, जिनको 92827 वोट्स पड़े थे, ठीक है जी। अब क्या है, उनको हमने ही वॉज इलेक्टेड द प्रेजिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 11 दिसंबर 1946। ये इम्पॉर्टेंट है,
ठीक है जी, हिस्ट्री के साथ जुड़ रहा है ना थोड़ा सा, ठीक है जी। और जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया ने रेटिफाई करके डॉक्टर प्रसाद को नेशन के पहले प्रेसिडेंट घोषित किया था, एंड ही सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज वेल। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसी के साथ आज का डेली डोज ऑफ पॉलिटी ख़त्म होता है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, एंड आई होप कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। पढ़ते रहिए, ठीक है, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, खाते पीते रहिए। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।